लास्ट क्लास तक में कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई हो तो पूछ लो, उस पर अपन बात कर लेंगे। हाँ जी, किसी को कोई समस्या नहीं है लास्ट क्लास तक में? क्या बात है, सब समझ में आ गया। हेनरी लॉ में कोई समस्या है किसी को? चलो ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे? तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हेनरी लॉ के बारे में, और हेनरी लॉ में हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस चल रही थी। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस में प्रेशर का इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया था, हेनरी लॉ देख लिया था, ठीक है। सो उसके आगे आज अपन बात करने वाले हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि कैसे भैया वो गैसेस के सॉलिबिलिटी को करता है, इफेक्ट करता है। और दूसरी चीज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कैसे है, ठीक है। उसके बाद अपन आएंगे वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, इन सारी चीजों पे, ठीक है। चलो सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेशर का इफेक्ट देखा था, तो आज अपन देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, और उसके बाद अपन देखेंगे एप्लीकेशन। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। चलो ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रिगार्डिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में गैसेस की सॉलिबिलिटी का, गैसेस की सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है टेम्परेचर का, ध्यान देते हैं। चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करते हैं कि गैसेस की सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर से क्या लेना देना है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर हाई होगा, ऐसे समझो गैसेस की सॉलिबिलिटी किस तरीके से वर्क करेगी, ध्यान दो यहाँ पे, ये लॉजिक ध्यान रखोगे, जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। रट्टा मार के बैठोगे, भूल भुला जाओगे, हमेशा तकलीफ रहेगा, जो हमेशा करते हो, ठीक है। चलो तो फिर भी मैं लॉजिक दे देता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, आप रट्टा मार के रख सकते हो, ठीक है। चलो सो ये कुछ गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये गैस पार्टिकल्स हैं जो इस लिक्विड के ऊपर में घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये लिक्विड में सॉल्युबल हो जाए। लिक्विड में सॉल्युबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो इनको अपने एनर्जी को लूज करके, बहुत स्पीडली घूमते गैस पार्टिकल, अपने एनर्जी को लूज करके इनके ऊपर आके, ये जितने भी ये लिक्विड का जो सरफेस है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर आके इनको एड अप होना पड़ेगा, वहां पे आके इनको चिपकना पड़ेगा अपने एनर्जी को लूज करके। ऑब्वियस है, अगर फास्ट मूव करेगा वो गैस पार्टिकल तो क्या वो कभी लिक्विड पे आएगा? नहीं आएगा। सो लिक्विड पे आके स्टेबल नहीं होगा, वो एनर्जी लूज करेगा तो लिक्विड पे आके स्टेबल हो जाएगा। एनर्जी कब लूज करेगा? जब टेम्परेचर कम हो। हाई टेम्परेचर पे तो हमको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सो गैस पार्टिकल की एनर्जी भी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी। याद करोगे तो 1/, हम पढ़ते थे 3/2 kT, 3/2 kT। अगर थोड़ा सा गलती से याद हो तो गैस पार्टिकल की एनर्जी की टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो भैया गैस पार्टिकल को अगर सॉल्युबल होना है तो अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, अपने एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है, यहाँ जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, गैसेस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। किसका? गैस का इन द लिक्विड, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई। अब इस चीज को आप रट्टा मार के याद रख सकते हो, इट्स योर चॉइस, बाकी लॉजिक से याद रख सकते हो, आपकी चॉइस है, उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। प्रेशर वाला एप्लीकेशन अभी नहीं देखें, दोनों देखेंगे अपन, ठीक है। सो इसका एक एप्लीकेशन मैं यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान रखना, बहुत कोई खास इस पे क्वेश्चन वेश्चन नहीं बनता है, कभी पूछा जा सकता है बोर्ड फोर्स में, ठीक है। सो एक तो एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर के अंदर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी। तो भैया वाटर के अंदर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होगी? ठंडी के दिनों में ज्यादा होगी या गर्मी के दिनों में ज्यादा होगी? तो ठंडी के दिनों में ज्यादा होगी।
सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिशेस के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बताओ कौन सा जो टाइम है, कौन सा जो क्लाइमेट है, कौन सा जो टाइम जो भी बोल लो, ठीक है, क्लाइमेट टाइम वट एवर बोलो, कौन सा सीजन है जिस टाइम में वो कंफर्टेबल रहते हैं। सो हम कहते हैं कि मछलियां जो होती हैं वो विंटर सीजन में कंफर्टेबल रहती हैं। क्यों कंफर्टेबल रहती है विंटर सीजन में? इसलिए कंफर्टेबल होती है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उनके लिए कंफर्ट लेवल भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे solubility of oxygen in water is maximum in winter season। ठीक है, टेम्परेचर चेंज से क्या कितना डिफरेंस होगा, ये किस तरह का डिफरेंस पूछ रहा है, किस तरह का डिफरेंस? ऑक्सीजन इन हॉट वाटर कोल्ड वाटर, ठीक है, हाँ फाइन। तो ये कहानी हो गई सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा गैसेस की सॉल्युबिलिटी, और सारे गैसेस में एप्लीकेबल है। ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ऑक्सीजन के लिए अलग, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अलग, तो नहीं, सबके लिए कहानी सेम है। टेम्परेचर घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, राघवेंद्र पूरे सेट के लिए टेम्परेचर ले रहे हैं बेटा, गैस और लिक्विड पूरे के लिए। ऐसा थोड़ी है कि गैस का टेम्परेचर तुम अलग रख लोगे, लिक्विड का अलग रखोगे, कैसे रखोगे? जब दोनों को सॉल्युबल बनाओगे तो दोनों का टेम्परेचर अलग कैसे रखोगे? ठीक है, तो हम वहां पे पूरे सेट के लिए टेम्परेचर लेते हैं कि वहां पूरा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है। बोलो, तो सर तब तो लिक्विड का भी एनर्जी बढ़ेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो डिफरेंस रहेगा एनर्जी का गैस और लिक्विड में, तो कांस्टेंट रहेगा ना, गैस का भी बढ़ रहा है और लिक्विड का भी बढ़ रहा है। उस एनर्जी से एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कि कहीं जैसे लिक्विड पार्टिकल के 4 पार्टिकल ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, लिक्विड के 4 पार्टिकल ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। तुमने एक गैस लाया, जो जो गैस पार्टिकल है उसको इसमें आके बैठ जाना है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा भी है, ये ज्यादा तेज भी अगर मूव करता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इसके आके बैठने का? किस तरह का इफेक्ट कहना चाहते हो पड़ेगा? राघवेंद्र, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ, हाँ बताओ। हो गया सर। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर ये चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आप एक चीज और भी नोटिस करो कि अगर टेम्परेचर को अगर आपने बढ़ाया है, ठीक है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर को आपने बढ़ाया है, तो यहाँ ये चीज जरूर कह सकते हो कि इस लिक्विड का वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाएगा मॉलिक्यूल का। सो हो सकता है कि ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दे गैस मॉलिक्यूल को एंटर होने के लिए, एक रेजिस्टेंस दे। स्पेस इसके पास डेफिनेटली अवेलेबल है, बट हाँ एक रेजिस्टेंस दे सकता है कि भैया आप आसानी से आके मेरे में नहीं मिल सकते। इस तरह की चीज कह सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। चलो, तो बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, ठीक है, वो कब ज्यादा होती है? तो विंटर सीजन में ज्यादा होती है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को हम ठंडा करके पीते हैं। क्यों ठंडा करके पीते हैं? गर्मी के दिनों पी रहे हैं इसलिए ठंडा करके पीते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिनों पी रहे हैं इसलिए ठंडा करके पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक एक्चुअल में पीते हैं तो उसके पीछे का रीजन है कि उसमें सॉल्युबल जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर कोका कोला में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिया जाए, जब खुला उसको छोड़ दो, अगर गैस निकल जाता है तो लोग बोलते हैं वेस्ट हो गया यार, ये कोल्ड ड्रिंक अपने काम का नहीं है, मजा नहीं आ रहा पीने में। सो उसमें जो उसका इंजॉय करने का पर्पस है दैट इज सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें रहता है। अब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब वो ठंडा होगा, क्योंकि हमको पता है गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होती है? जब वो ठंडा रहता है, ठीक है। अगर वो ठंडा ही नहीं रहेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं रहेगी, और अगर ठंडा रहेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया हमको तो कोल्ड ड्रिंक चिल्ड चाहिए, क्योंकि अगर गर्म कोल्ड ड्रिंक रहेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगी। उसको जैसे खोलोगे वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, पीने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को भी हम क्या करते हैं, चिल्ड करके पीते हैं, कि भैया चिल्ड करोगे तो उसके पीने का मजा आएगा, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर में गैस कैसे सॉल्युबल होता है। सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी,
गैस के बारे में पढ़ चुके, गैस कैसे सॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आता है कि अगर लाइक डिसॉल्व लाइक वाला हम चीज लगा के अगर हम बात करें कि भैया लिक्विड लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर वहां पे कोई भी दो चीज जो लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कहानी है, मतलब अगर आपके पास वाटर है तो वाटर के साथ कोई पोलर चीज ले लो, जैसे HCl ले लो मान लो, ठीक है, तो दोनों लाइक है, एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे। तो क्या अमाउंट जो है किसी चीज पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। मतलब अगर दो चीजें जो एक दूसरे में सॉल्युबल हैं, दोनों का अगर फेज सेम है, तो डजंट मैटर कि आपने उनका अमाउंट कितना लिया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध में अगर आपको मन करे तो 1 लीटर दूध में 10,000 लीटर पानी डाल दो, वो भी सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले से दोनों सॉल्युबल है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कहानी है, कोई कष्ट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उन दोनों के अमाउंट पे। सेम कहानी गैसेस के लिए वैलिड है। दो गैसेस एक दूसरे में कितने सॉल्युबल हो गए, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी उन गैसेस को मिला दो वो एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगे। सॉलिड सॉलिड में कितना सॉल्युबल है, कितने भी सॉलिड को अगर सॉल्युबल बनता है तो कितने भी सॉलिड को एक दूसरे में मिला दो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। सो सेम फेजेस वालों के लिए अमाउंट डिस्क्राइब्ड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई अमाउंट का लिमिट है कि भैया ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को टच नहीं किया जाता। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि सेम फेज वालों में ऐसा कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। ऑयल लिक्विड होता है लेकिन वो नॉन पोलर होता है, इसलिए वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। चलो, सो ये कहानी अपने पास हो गई रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी सबका, गैस का, सॉलिड का, लिक्विड का एक दूसरे में, वो कैसे किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, उनका अमाउंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको लेके, ठीक है। अब अपन बात करते, चलो ठीक है, ये तो कहानी हो गई सॉल्युबिलिटी की। अब इसका एप्लीकेशन, तो एक एप्लीकेशन इसका तो हम देख चुके। अब अपने पास एप्लीकेशन देखना है प्रेशर का, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भैया गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है, उसका उसके एप्लीकेशंस कुछ। तो देखो उसके 2-3 एप्लीकेशन है जो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी ने दिया है, उसको रट्टा मार के रखना है, ठीक है। मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ, वहां से छाप लेना, सीधा सीधा वो सारे एप्लीकेशन छाप लेना, ठीक है। अब बात ये आती है कि उन एप्लीकेशंस को मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, वो एप्लीकेशंस है क्या क्या, ठीक है। मैं उसको लिखवा नहीं रहा, मैं एनसीईआरटी का मैं पेज दे दूंगा, उसको छाप लेना, पेज नंबर में निकाल के दे दूंगा, ठीक है। अब उन एप्लीकेशंस को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे आसान उसमें क्या है, पहला एप्लीकेशन कहता क्या है कि अगर आप पहाड़ों पे चले जाओगे, अगर आप पहाड़ पे जा रहे हो तो वहां पे एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, दैट इज एनॉक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड स्ट्रीम में कम हो गई तो उसके वजह से हमें मेडिकल कंडीशन आ सकता है, उसके वजह से समस्याएं हो सकती है, दैट इज नोन एज एनॉक्सिया। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पे हाई एल्टीट्यूड पे बाहर का जो प्रेशर है वो कम है। अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, प्रेशर कम होने की वजह से हमको पता है कि प्रेशर हाई रहेगा तो सॉल्युबिलिटी हाई रहेगा, हेनरी लॉ। सो प्रेशर लो होने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लो हो जाती है, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में लो होने की वजह से एनॉक्सिया वाला कंडीशन बन जाता है, ठीक है। सो ये सबसे एक आसान सा एप्लीकेशन है जो हमको देखने को मिलता है, कब? जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चल गए। ये सेम कहानी, ये सेम फेनोमेनन जब हम लो एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मतलब जब हम प्रेशर बहुत हाई ले लेते हैं, जैसे एक केस में प्रेशर लो लिया था, प्रेशर बहुत हाई हो गया, तब क्या होगा? प्रेशर हाई कब होता है? जब स्कूबा डाइवर्स अंदर में जाते हैं पानी के। स्कूबा डाइवर्स जब पानी के अंदर में जाते हैं तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब वो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि उनके ब्लड स्ट्रीम में सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा, गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ब्लड में नाइट्रोजन, खास करके नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हमारे ब्लड में जाएगा, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब उस नाइट्रोजन के सॉल्युबिलिटी के वजह से, ठीक है, नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड स्ट्रीम में, उसके वजह से होता क्या है कि वहां पे जब बाहर निकलते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स जो है जब पानी से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते वक्त क्या होगा? बिल्कुल वही फेनोमेनन होता है जो कोल्ड ड्रिंक में होता है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि भैया जैसे आपने खोला, सॉल्युबिलिटी वहां पे डिक्रीज हो रही है, बाहर का प्रेशर कम हो गया है, जैसे आपने खोला अंदर से बबल्स बन के बाहर निकलने लगे। क्या बबल बन के बाहर निकलने लगा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लिक्विड में सॉल्युबल था।
जैसे वहां बबल बन के बाहर निकलता है, वैसे ही सेम कहानी होती है कि ब्लड से नाइट्रोजन बबल बन के बाहर निकलने लगता है, और वो जो बबल है वो क्या कर सकता है, तो भैया वो जो ब्लड स्ट्रीम है उस ब्लड स्ट्रीम को ब्लॉक कर सकता है, और उस ब्लॉकेज की वजह से बहुत तरह की समस्याएं हो सकती है और इवन डेथ भी पॉसिबल है। ठीक है, सो ये जो कहानी है ये सॉल्युबिलिटी के दो केसेस हैं, दो एक्सट्रीम केसेस हैं कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे गए तो ऑक्सीजन की वहां कमी हो जाएगी, लो एल्टीट्यूड मतलब आपने हाई प्रेशर ले लिया है, हाई प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और दोनों ही मेडिकली खतरनाक है। अब स्कूबा डाइवर वाले केस में एक करते क्या है कि वहां पे कुछ ऐसे गैसेस को ले लिया जाता है जिन गैसेस से बहुत ज्यादा मेडिकल कंडीशन या बहुत ज्यादा स्थिति खराब ना हो। नाइट्रोजन ज्यादा खतरनाक है तो वहां हीलियम का यूज कर लेते हैं कि चलो यार हीलियम जो है वो उतना खतरनाक नहीं होगा, उससे ज्यादा समस्या नहीं होगा, तो हीलियम का यूज कर लेते हैं। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो ऑक्सीजन मास्क लगा के जाते हैं उनके सिलेंडर्स में हीलियम की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। सो हीलियम की वजह से उतना समस्या नहीं होता है, तो हीलियम जो है उनके लिए एज अ सेफ्टी मेजर काम कर रहा होता है। ठीक है, सो ये दो मेजर एप्लीकेशंस हैं। बोलोगे तो मैं एनसीईआरटी का आपको पेज खोल के दिखा दूंगा, यहाँ मैं आप लास्ट में मैं 2-3 मिनट लेके मैं वहाँ पे कॉपी करके लिख दूंगा, सो या फिर वहाँ दिखा दूंगा, आप उसको छाप लेना, बाकी एनसीईआरटी से देख के लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आपके पास एप्लीकेशन है रिगार्डिंग हेनरी लॉ, प्रेशर वाला भी और टेम्परेचर वाला। किसने मुझे पेज नंबर बताया है? सो पेज नंबर, ओके, वैष्णवी बोल रही है पेज नंबर 42-43 में दिया हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 42-43 आप खोल लीजिएगा बुक में, वहां एप्लीकेशन दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को छाप लीजिएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट दिया, छाप लेना। बोर्ड्स में पूछा जाता है, बहुत क्लियर सी बात है, जेई नीट वाले जो है वो फालतू चीजों को टच नहीं करते। ठीक है, तो फिर उन लोगों को ऊपर पुल करे, क्या बोल रहा है शिवम, ऑडियो ऑन करके बोल, क्या बोल रहा है? हाँ निधि, पूरा लिख लेना, इसीलिए तो मैंने लिखा नहीं है, पूरा लिखना, वो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना। ठीक है, बोलो शिवम। सर बोल रहे थे कि ये जो एचई का बताए स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं उनको, ठीक तो है, वो उन लोग को ऊपर पुल नहीं करता होगा? ऊपर पुल नहीं करता होगा मतलब? वो तो गैस सिलेंडर जो है उसमें लेके जाते हैं, तो ऊपर क्यों पुल करेगा भाई? सही गलत। गैस सिलेंडर में ऑलरेडी रहता है ना वो, तो उनके पास तो ऑलरेडी है, बस एक जगह से उठा के वो सिलेंडर से उठा के उनके बॉडी में चला गया, क्या फर्क पड़ेगा उससे? ठीक है, चलो। हाँ, आदर्श बोल रहा है स्क्रीन पे लिख देने के लिए। आदर्श, इतना अच्छा नहीं हूं मैं कि स्क्रीन पे लिखूंगा ये सारे एप्लीकेशंस, मैंने बता दिया पेज नंबर कितना है, तो वहां से निकाल के छाप लो पूरा का पूरा। ठीक है, बिना किसी तरह का कोई चेंज किए हुए। मैं स्क्रीन पे पेज नंबर 42-43 पे दिया हुआ है, निकाल के छाप लो उसको। ठीक है, चलो अभी जगह छोड़ देना, बाद में उसको छाप लेना, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, सो ये कहानी हो गई हेनरी लॉ की। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, एक्चुअल का जो न्यूमेरिकल है और जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जेई हो, नीट हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे जो आप पढ़ने वाले हैं, और इसके आगे वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज है जो अपन अब पढ़ने वाले, दैट इज वेपर प्रेशर, जिसको लेके बहुत रोना गाना मचाया हो क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th में आता था क्या होता है वेपर प्रेशर, क्या होता है वेपर प्रेशर, तो लो तुम्हारी जिंदगी में वेपर प्रेशर आ चुका है, और ये ऐसे आया कि अब आराम से एक आध क्लास चलेगा ये। चलो ठीक है, तो सबसे पहली चीज की वेपर प्रेशर होता क्या है, एक्सप्लेनेशन मैंने तुमको पहले भी दिया है, इक्विलिब्रियम जब पढ़े थे, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ क्या होता है वेपर प्रेशर। ये कहानी है अपने पास इक्विलिब्रियम की। कैसी कहानी इक्विलिब्रियम की? तो मैंने यहाँ पे ये लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड ले लिया और इस लिड को बंद कर दिया, इस कैप को बंद कर दिया, ये लिक्विड जो है वो वेपराइज होना शुरू हो गया। लिक्विड वेपराइज हो रहा है, गैसियस फेज में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन हंसी खुशी है। टाइम बढ़ते गया, इसका वेपराइजेशन बढ़ते गया, और जब ये वेपराइजेशन में अच्छा खासा यहाँ पे गैस पार्टिकल आ गए, तो हमको पता है कि ये कंडेंस भी होंगे। हमको पता है कोई भी रिएक्शन तो सिर्फ फॉरवर्ड जाती नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता है, कोई भी प्रोसेस जो होता है सिर्फ फॉरवर्ड तो नहीं होगा। सो वहां पे दोनों चीजें होने लगी कि भैया कुछ वेपराइज हो रहा है और कुछ कंडेंस भी हो रहा है। और एक टाइम आने के बाद ऐसा हो गया कि जितने वेपराइज हो रहे थे उतने ही कंडेंस भी होने लगे हैं। यहाँ 3 देखो, 3 वेपराइज हो रहे हैं तो 3 यहाँ कंडेंस भी हो रहे हैं। और हम ऐसा कहते हैं कि वो कंडीशन, जिस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम हो गया, तो हम कहते हैं कि भैया इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है,
किस तरह का इक्विलिब्रियम आ गया? तो वैष्णवी बोल रही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। बिल्कुल सही बात है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया क्योंकि प्रोसेस गॉन, वहां पे प्रोसेस रन कर रहा है। ठीक है, अगर रन नहीं करता तो हम बोलते हैं स्टैटिक, जो फिजिक्स में पढ़ते हो। यहाँ प्रोसेस रन हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। अब ये इक्विलिब्रियम आने के बाद, याद रखना मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम आने के बाद यहाँ जो कंडीशन आ गई, इसको आने के बाद एक चीज मेजर की जाती है, एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो कहता है कि इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद आपको करना ये है, ये जो वेपर्स जो है, ये लिक्विड पे जो प्रेशर लगाएंगे, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएंगे, ये जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स का लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा, उसी प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, जो वेपर का लिक्विड के सरफेस पे होगा। अब कोई ये बोल सकता है कि क्या सरफेस पे जो प्रेशर होगा और जो वॉल पे प्रेशर होगा ये अलग अलग होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेशर हमें पता है कि स्ट्रक्चर कुछ भी ले लो, अगर सारे गैसेज जो है वो वहां पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर का मतलब स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता। अगर वो सारे गैसेज वहां प्रेजेंट है, आप स्ट्रक्चर कैसा भी लो, सब जगह प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन डिफाइन इसको इसी तरीके से करते हैं कि लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वेपर, उसी को अपन क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, सरफेस के ऊपर, ये ध्यान रखना, ये हम डिफाइन करते वक्त इस चीज को नोटिस करके रखते हैं कि सरफेस के ऊपर होना चाहिए। कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए। अब दूसरी चीज अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे कोई एक प्योर लिक्विड लिया गया, कोई एक प्योर लिक्विड हो सकता है वो सिर्फ वाटर हो सकता है वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, एल्कोहल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो प्रेशर है ये क्या है? मतलब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किस तरह की चीजों पे ये डिपेंड करेगा? ठीक है, तो सबसे पहला चीज है जिस पे ये डिपेंड करेगा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये किस बात पे डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड का। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे कैसे डिपेंड करेगा? ऑब्वियस है कि फोर्स अगर उसका वीक होगा इंटरमॉलिक्यूलर, तो वेपराइज होना आसान होगा। वेपराइज होना आसान होगा मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर ये वेपर प्रेशर जो होगा ये लो होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाई होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ पे एक वर्ड और भी आता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उससे भी इन्वर्स होगा, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? ये एक हो गया पहला फैक्टर, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा फैक्टर किसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा? दैट इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, मुझे एक फटाफट से बात बताओ कि टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियस नहीं है कि इवापोरेशन ज्यादा होगा, या ऐसा ऑब्वियस नहीं है कि लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हाई रखेगी? बिल्कुल रखेगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी अधिक रखेगी। ठीक है, अगर उनकी टेंडेंसी अधिक है लिक्विड की गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की, तो उसमें अमाउंट भी बढ़ेगा गैसियस फेज में। यहाँ पे जो वेपर्स है इनका अमाउंट बढ़ेगा, वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमको याद आएगा कि अरे यार अगर हमने मोल्स बढ़ा दिया तो प्रेशर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश की तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ सेकेंड पॉइंट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया कि वेपर प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डन है। तीसरी चीज कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो वहां पे एक टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट से इसका रिलेशन। ठीक है, कैसे होगा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन? सोच के देखोगे तो हमको पहले से पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा होगा तो तोड़ना मुश्किल होगा, तोड़ना मुश्किल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तोड़ना मुश्किल है, मतलब बॉयल करना भी मुश्किल है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी लिक्विड का ज्यादा है तो एट गिवन टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि बॉयल करना मुश्किल है, मतलब उसमें फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी कम होगा। तो जो ये तीसरी चीज है कि भैया ये बॉइलिंग पॉइंट के साथ इसका रिलेशन कैसे आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ इसका रिलेशन कुछ ऐसे आएगा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सेम ऐसे फोर्स वाला, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग वेपर प्रेशर। अब यहाँ इन सबके साथ एक स्टेटमेंट है जो मैंने समझा दिया, पर मैं यहाँ स्टिल लिखता हूँ, उसको ध्यान रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है और कहता ये है कि इफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is high, then vapor pressure must be less. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हाई है तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दो लिक्विड देगा, बोलेगा इसका वेपर प्रेशर इतना, इसका वेपर प्रेशर इतना, बताओ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रांग था, तो हमको सोचना होगा कि जिसका वेपर प्रेशर कम रहा होगा उसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। सो ये कहानी हो गई रिगार्डिंग वेपर प्रेशर होता क्या है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, होता क्या है ये आपके बोर्ड्स के लिए काफी है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये आपको फील होना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के दिया जा सकता है। दूसरी चीज कि भैया वेपर प्रेशर को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो देखो वेपर प्रेशर जो होता है उसको डिनोट किया जाता है पी नॉट से। ऐसे पी नॉट लिख दिया तो समझ लो किसी चीज की वेपर प्रेशर की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाटर के लिए बात करना होता तो हम एग्जाम्पल लिखते कि पी नॉट ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर जब भी देता है तो वहां टेम्परेचर मेंशन करता है, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बदलेगा तो ये जो प्योर का वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्योर वाटर लिए थे तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बदल जाएगा, हमको पता है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरी चीज, एक और चीज कि भैया सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो हमको एक चीज पता है कि भैया सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया सॉलिड जो है वो जब गैस बन गया तो गैस बनने के बाद प्रेशर कहाँ लगाने आएगा, प्रेशर कहाँ लगाने आएगा वो सॉलिड, कोई बोलेगा कि वॉल पे तो लगा रहा है, डेफिनेशन याद करो, बोलता था लिक्विड के सरफेस पे, और सॉलिड के सरफेस पे प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं बनता। सॉलिड के सरफेस पे प्रेशर बनाओ नहीं बनाओ, सॉलिड का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैंने इस चीज को रखा है, इसके अगल बगल में गैस का कितना ही प्रेशर बना दूं, इस नालायक को प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि किसी भी सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, ये अनडिफाइंड टर्म है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज जीरो। प्योर सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, जीरो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक और भी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, तो वोलेटाइल का मतलब तुम ऐसे समझो कि कोई भी चीज लिक्विड जो आसानी से गैस में कन्वर्ट हो सकती है, हम उस चीज को बोलते हैं कि वो वोलेटाइल है। जरूरी नहीं है लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पर हाँ जो आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए। सारी की सारी लिक्विड को हम अपने सिलेबस के अनुसार वोलेटाइल मानेंगे। हमारे लिए सारा लिक्विड जो है वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा। हम सब लिक्विड को वोलेटाइल मान के चलेंगे, मतलब सारे लिक्विड्स में कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो अपने लिए क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नेचर टू गेट इजिली कन्वर्टेड इन गैस, ठीक है। सो भैया वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नेचर टू इजिली कन्वर्टेड इनटू गैस, वो नेचर जिसमें आसानी से कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं वो वोलेटाइल है। कुछ लोग यहाँ पे ये जरूर बोलेंगे कि अच्छा ये बताइए कैम्फर के बारे में क्या ख्याल है, कैम्फर तो गैस बनता है,
चलो ये गैस नहीं बनेगा, कैम्फर तो गैस बनता है, वहां तो बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा। तो भैया वहां पे सेम वही कहानी होगी कि भैया कैम्फर के लिए वेपर प्रेशर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वेपर बनने के बाद भी तो प्रेशर सॉलिड के ऊपर लगा रहा है, और सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाने से सॉलिड को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए वहां पे वेपर प्रेशर डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए सॉलिड के केस में हम वेपर प्रेशर की कोई बात ही नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए करते हैं। और गैस तो खुद ही वेपर है, खुद ही गैस है, वेपर तो काइंड ऑफ क्या है, गैस ही है, गैस का एक स्पेशल केस है, इसको वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो भैया गैस के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसीलिए डिफाइंड किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। इस पूरे कहानी में किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे फटाफट से बता दो, अपन उस पर बात करेंगे। सारे पॉइंट्स को क्लियरली नोट डाउन करो, कहीं भी कोई डाउट लगे तो पूछ लो। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम सिद्धांत नहीं पढ़ते, इसलिए मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो नॉर्मल रूल्स को नहीं मानता है, नॉर्मल रूल्स उस पर वैलिड नहीं होते। छापो फटाफट से। रिलेशन विद बीपी नेटवर्क इशू, ठीक है, रिलेशन विद बॉइलिंग पॉइंट। एक बात बताओ तिवारी, अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स होगा, वो ज्यादा होगा कि कम होगा? कैसे? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, जो वहां पे मॉलिक्यूल्स उनके बीच का फोर्स क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सर कम होगा। वाह, सर कैसे कम होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कम कैसे? होगा ना सर, अरे जब नालायक, बॉइलिंग पर। अरे नालायक, जब बॉइलिंग पॉइंट हाँ ज्यादा है समझ तो गया मतलब बॉयल करना मुश्किल है, बॉयल करना मुश्किल, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तभी तो फोर्स बॉयल ज्यादा करना है। मुश्किल है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो जब वो बॉयल करना मुश्किल है, उसको गैस बनाना मुश्किल है, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि वो आसानी से वेपर बनने को तैयार नहीं है। ठीक है, छापो फटाफट से। और किसी को देख तकलीफ सॉलिड में इम्प्योरिटीज होगा तो किस तरह की इम्प्योरिटी से फर्क, बोलो कल्याणी क्या बोल रही है, किस तरह की इम्प्योरिटी निधि बता मुझे मैसेज करके। रिलेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? इंटरमोलिकुलर अभी जस्ट बोला बाबू, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा है तो तू मुझे ये बता कि उसको अलग करना आसान होगा? नहीं होगा। अलग करना आसान नहीं होगा तो लिक्विड क्या कभी वेपर बनने को चाहेगा? नहीं चाहेगा। वेपर बनने को नहीं चाहेगा तो फोर्स कैसे लगाएगा? वो वेपर ही नहीं बनेगा तो फोर्स ही नहीं आएगा। सो अगर लिक्विड जो है वो स्ट्रांगली बाउंडेड है तो वो वेपर नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो वहां पे जो वेपर प्रेशर है उसका भी अमाउंट क्या रहेगा, काफी कम रहेगा। नहीं बनेगा मतलब कम बनेगा, तो कम बनेगा तो वहां वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। डन है? निधि डन है क्या? सॉरी कल्याणी डन है क्या? यस सर। छापो इसको फटाफट से। सर हम ये बोले थे, आप बोले प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 होता है, तो मतलब कौन सा सॉलिड का वेपर प्रेशर, कौन सा सॉलिड इम्प्योर होगा और जो इम्प्योर होगा उसका क्या होगा? प्योर सॉलिड का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मिक्सचर है। प्योर सॉलिड का मतलब है जो सिर्फ सॉलिड है। सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ सॉलिड है। प्योर सॉलिड का मतलब ये नहीं हुआ कि मेटल ले लिया और मेटल में मान लो कि एलॉय ले लिया तो एलॉय को हम बोलेंगे कि वो मिक्सचर है, वो है सॉलिड ना। प्योर यहाँ पे सॉलिड स्टेट के लिए यूज किया गया है, ना कि कंपोनेंट्स के लिए यूज किया गया है। समझी? यस सर। हाँ, अब इम्प्योर का मतलब क्या हुआ? इम्प्योर का मतलब हुआ मैंने चीनी लिया, उसको पानी में डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया, यहाँ वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। तो वो कैसे करेगा वो बात की बात है, बट करेगा। ठीक है, सर सर बोलो बोलो। कोई भी हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें कोई सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है, और उसका लीड हम बंद कर दिए तो उस पर तो गैस तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा, गैस रहेगा, और वो भी तो प्रेशर बिल्कुल एक्सर्ट करेगा, करेगा। बिल्कुल। तो वहां पे अच्छा वो बताओ वो सॉल्यूशन का है, और हम अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं? प्योर कंपोनेंट के लिए। प्योर लिक्विड लिया उसके लिए, प्योर सॉलिड लिया उसके लिए। अब दोनों को जब मिक्स करेंगे, लिक्विड को मिक्स करेंगे, लिक्विड सॉलिड को मिक्स करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा, वेपर प्रेशर पे किस तरह का चेंजेस आएगा। लेकिन हाँ, अभी हम प्योर के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्योर में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, उसके लिए बात करेंगे। अभी सॉलिड को मिलाया, मान लो शक्कर को पानी में मिला दिया, तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई वेपर प्रेशर की, क्या होता है। बहुत दिन तकलीफ में रहे हो वेपर प्रेशर को लेके। कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है कि इसके रिगार्डिंग समझ नहीं आया तो पूछ लो। ऐसा लगता हो कि इसमें कोई चीज है जो जादू हो गई हो। ठीक है, चलो।
सो अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर तो हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज रॉल्स लॉ। सो वेपर प्रेशर का रॉल्स लॉ से क्या लेना देना? तो भैया रॉल्स लॉ से इसका वही लेना देना जो अभी वैष्णवी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर प्योर लिक्विड है तो मान गए, प्योर सॉलिड है तो भी मान गए। प्योर का मतलब ये हुआ कि सिर्फ सॉलिड होना, मिक्सचर और प्योर वाली कहानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और प्योर लिक्विड था मतलब एक ही, प्योर लिक्विड का मतलब है एक ही तरह का लिक्विड है, ठीक है। अब मान लो ऐसा कहानी हुआ कि मैंने क्या किया कि मैं दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, मैंने वाटर भी ले लिया और मैंने अल्कोहल भी ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, पूछा कि बताओ वेपर प्रेशर कितना होगा। सो इसके लिए रॉल्स साहब ने एक तरीके का एक एक्सप्लेनेशन दिया है, उनका एक एक्सप्लेनेशन है, उस पर बात करते हैं, इसको बोलते हैं रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ हमें बताता है कि मिक्सचर का वेपर प्रेशर आप कैसे पता कीजिएगा, चाहे वो मिक्सचर सॉलिड लिक्विड का हो या फिर लिक्विड लिक्विड का हो, ठीक है। एक तो लिक्विड होगा ही, क्योंकि बिना लिक्विड का वेपर प्रेशर तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो हम जरा बात करते हैं कि ये कहानी कैसी होगी। सो कहता ये है रॉल्स लॉ कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन चाहे लिक्विड सॉलिड का हो या लिक्विड लिक्विड का हो, कहता ये है कि किसी भी एक कंपोनेंट का, किसी भी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कंपोनेंट लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। फिर से सुनना ध्यान से, एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और यहाँ पे रॉल्स लॉ, इन दोनों में भयानक कंफ्यूजन होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी लिक्विड जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका वेपर बना, उसका खुद का जो वेपर होगा उसका प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड सॉल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन में है। चलो जरा इसको डायग्राम बनाता हूँ और समझाता हूँ कि ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो ये अपने पास एक डायग्राम है, ठीक है। लीड को बंद कर देते हैं, भाई, ठीक है। और यहाँ पे दो तरह के लिक्विड को मैं ले रहा हूँ, दो तरह के लिक्विड अपने पास प्रेजेंट है, ठीक है। सो मान लो कि ये अपने पास ग्रीन वाले कुछ पार्टिकल प्रेजेंट हैं, दो तरह के लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्लू वाला, ये एक मिक्सचर है, ठीक है, दो लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है। चलो ये दो लिक्विड का मिक्सचर है। अब बोलता क्या है कि इसमें क्या होगा, जिसमें ऐसा कहानी होगा ना कि भैया ये जो वेपराइज होंगे तो वेपराइज होने के बाद भी क्या होगा, क्या वहीं वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाला वेपराइज होगा, ब्लू वाला होगा, या दोनों होगा? ऑब्वियस है दोनों होगा, क्योंकि भैया दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का वेपर बनेगा। चलो तो दोनों का जब वेपर बन रहा है तो हम दोनों का वेपर भी बना लेते, कम ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो ज्यादा वो बात की बात है, लेकिन बनेगा तो दोनों का। तो भैया ये कुछ ब्लू वाला बना लिए, ये कुछ ग्रीन वाला बना लिए, वेपर बन गया, ठीक है। अब बोलता क्या है, ये ध्यान देना, ये ऊपर वाला जो है इसके मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ये लिक्विड का सरफेस है, काइंड ऑफ ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। और ऊपर में जो है ये गैस है, नीचे में जो है ये लिक्विड है। अब कहता है कि इसमें से कोई एक लिक्विड का जो वेपर है, मान लो मैं ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ, सो ग्रीन वाला खुद अपना अलग वेपर प्रेशर लगाएगा, ब्लू वाला अपना अलग वेपर प्रेशर लगाएगा, और टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रीन वाला वेपर और ब्लू वाले वेपर के प्रेशर का सम। हमको पता है कि दो या दो से अधिक गैसेस कहीं पे होते हैं तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के बराबर हो, उन इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होता है। सो हमसे बोला गया कि यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर लगेगा इस लिक्विड सरफेस पे वो कितना लगेगा। हमको पता है कि ये ग्रीन वाला नालायक और ब्लू वाला नालायक मिलकर जितना वेपर प्रेशर लगाएगा वही टोटल कहलाएगा। सो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इनका खुद का इंडिविजुअल प्रेशर कितना लग रहा है। सो रॉल्स साहब कहते हैं, रॉल्स साहब क्या कहते हैं कि मान लो यहाँ पे ग्रीन वाला जो है, फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे मैं यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला, इन दोनों के लिए हम ए और बी लिख लेते हैं। सो मान लो यहाँ पे ग्रीन वाला जो है इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है। और इस ए बी ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। चलो सो ये हो गया ए, ये हो गया बी। सो कहता है कि कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, वो कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, खुद का वेपर प्रेशर वो कितना लगा रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब उसका कितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है। सो बोलता क्या है कि प्रेशर ऑफ ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ
ए कहाँ पे, लिक्विड में, गैस में नहीं, लिक्विड में वो कितना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ब्रॉल्स लॉ क्या कहता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of a solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। ये याद रखना कि मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन का मतलब हुआ XA का मतलब हुआ कि ए कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन में है, गैस में है ये नहीं, सॉल्यूशन में कितने में है, उसी बात पे डिपेंड करेगा। चलो पीबी किस पे डिपेंड करेगा, सेम कहानी, वो डिपेंड करेगा एक्स ऑफ बी जो है वो कितना है। एक्स ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है लिक्विड के अंदर, ठीक है। चलो अब इन दोनों, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। सो कांस्टेंट क्या आएगा, सो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर होगा ये, एंड ये जो होगा ये पी बी जो होगा ये पी नॉट बी के बराबर, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर होगा। यहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद आया है। अब पी नॉट का मतलब क्या हुआ, तो याद करो ये पी नॉट कौन है, पी नॉट वही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। मतलब पी नॉट ए का मतलब हुआ प्रेशर ऑफ ए, अगर उसको प्योर हम रख दें, मतलब हमारे पास ऐसा समझो कि अगर मेरे पास ए जो है वो प्योर होता, मतलब यहाँ पे मैं एक डब्बा बना दे रहा हूँ, छोटा सा डब्बा बना रहा हूँ, इसको ध्यान दो, यहाँ पे ए रखेंगे और इस वाले केस में हम बी को रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक में ए को एक में बी को रखेंगे, इसमें समझ लो ये ब्लू वाला जो है ये कौन सा था, तो ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला है ये ए है। सो यहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या होने वाला है, सो यहाँ ये ब्लू वाले को, सॉरी, सो यहाँ पे इसका कुछ वेपर होगा, ठीक है, इसके ऊपर, और यहाँ पे इसका कुछ वेपर होगा, ठीक है। सो ये रहा वेपर। सो पी नॉट ए पी नॉट बी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्योर ए लेता तो जो वेपर प्रेशर होता, पी नॉट बी का मतलब प्योर बी लेता तो वेपर प्रेशर होता। सो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इस केस में जो वेपर प्रेशर है, इस केस में जो वेपर प्रेशर है, इस केस में जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी नोन एज पी नॉट बी, क्योंकि वहां हम अपने ब्लू वाले को क्या माना है, हमने बी माना है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट बी, और यहाँ का जो प्रेशर है दैट विल बी नोन एज पी नॉट ए। सो यहाँ वाला जो प्रेशर है ये पी नॉट ए है और यहाँ वाला पी नॉट बी है, यही दोनों अपने पास वहां पे कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहे हैं जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि भैया ए का खुद का मतलब ये ग्रीन वाला जो है ये खुद का प्रेशर कितना लगाएगा, ब्लू वाला खुद प्रेशर कितना लगाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर, एक्स बी के बराबर, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो और भी इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, पर मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि बस ये याद रखोगे तो ये याद रखना भी आसान है, और इसके आगे की कहानी आप चुटकियों में बना सकते हो इसके आगे के इक्वेशंस को। तो ये याद रखो तो आपकी जिंदगी सकुशल मंगल चलेगी, ठीक है। अब बात ये आता है कि क्या एक्स ए और एक्स बी में कोई रिलेशन है, ठीक है। सो क्या एक्स से एक्स बी में कोई रिलेशन है, तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है ये एक्स ए कहलाया, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स बी कहलाया। तो बिल्कुल एक्स ए और एक्स बी में रिलेशन है। क्या एक्स ए और एक्स बी में रिलेशन है, तो एक्स ए और एक्स बी में रिलेशन ये है कि लिक्विड में दोनों प्रेजेंट है, वो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, और हमको पता है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हमको पता है, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि भैया वो 1 के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो हम यहाँ से एक चीज और भी कह सकते हैं कि सिंस एक्स ए जो है एक्स ए प्लस एक्स बी जो है ये 1 के बराबर होगा, तो हम चाहें तो एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। अभी क्वेश्चन जिसका भी आ रहा है रुक जाओ, जब बोलूंगा तो पूछना। तो यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी जो है इनके बीच में एक रिलेशन आ गया, दैट इज एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। चाहो तो इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपने पास कहानी क्या बन जाएगी। सो मैं टोटल प्रेशर यहाँ लिख रहा हूँ, क्या कहानी बनेगी, तो यहाँ इसके जगह पे क्या लिख लोगे, एक्स ए के जगह पे क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स बी, तो लिखो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी,
ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे लेके आओ, तो पी नॉट ए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, पी नॉट ए प्लस एक्स बी को कॉमन ले लो, देखो पी नॉट ए इंटू एक्स बी होगा, और यहाँ पी नॉट बी इंटू एक्स बी है, तो दोनों में से अगर एक्स बी को मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बन जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, ये कहानी बन जाएगी पीटी के बराबर। तो एक और भी आपके पास इक्वेशन बन के चली आई, उस इक्वेशन में क्या है, तो उस इक्वेशन में बस फायदा इतना है कि आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग आपको नहीं निकालना, आपको सब सिर्फ बी का पता है तो पुट कर दो, आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ए का पता होता तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बी के जगह पे, सॉरी ए के जगह पे आप बी का कर लेते तो एक इक्वेशन बन के आ जाती। तो मैं ये कभी नहीं सजेस्ट करता कि आप इसको याद रखो, आप इसको याद रखो, और ये वाली इक्वेशन तो हमको याद ही रहती है कि एक्स ए और एक्स बी जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो किसी के एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो उस दूसरे का वही निकाल लो और लाके इसमें पुट कर दो, रैदर देन कि इसको याद करो। ठीक है, पर हाँ इसका यूज आएगा, ये बात सही है, तो इसका आगे हम यूज जरूर देखेंगे। पर यहाँ तक में किसी को समस्या है तो पूछ लो, मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये चीज ऊपर से बाउंसर जा रही होगी, तो जिसको जो समस्या है पूछ लो, बाकी समस्या नहीं है तो छापना शुरू करो। चलो एक एक करके, जिसको इसको समस्या हैंड रेज करो, मैसेज छोड़ो, हैंड रेज करो, एक एक करके बोल रहा हूँ मैं। बोलो निधि। सर वो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, तो सर वो जो वेपर है उसमें का प्रेशर होगा, तो सर उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो सर टोटल प्रेशर तो वो टोटल वेपर प्रेशर ही हो जाएगा। बाबू उसका फॉर्मूला तू कहाँ से निकाल रही है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो गैस में ना मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो चाहिए तुझे? यस सर, वो जो वेपर है वो तो है ही नहीं। तुझे मैंने कहाँ बताया कि ए का कितना मोल्स गैस में, बी का कितना मोल्स गैस में है, ये कभी बताया है क्या तुझे अभी तक? तो सर पार्शियल प्रेशर ए और बी क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्यों देगा क्वेश्चन में? तुझे एक्स का मतलब क्या हो मुझे ये बता, एक्स क्या कह रहा है? सर वो तो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट में, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में, तो तुझे सॉल्यूशन में बता देगा कि ये इतना मोल्स है, ये इतना मोल्स है। तुझे प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे देगा, तू पार्शियल प्रेशर नहीं बता सकती है ए का? यस सर समझ गए। बी का नहीं बता सकती है? यस सर अब तुझे दोनों का पार्शियल प्रेशर पता है तो तू उल्टा अब जाके बोल सकती है कि वेपर फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। कैसे? यस सर। दोनों का सम करेगी तो टोटल प्रेशर, जो अभी आगे पढ़ेंगे, टोटल Yes, प्रेशर sir. पता, पार्शियल प्रेशर पता, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का रेशियो होगा, वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। किस फेज में? गैस में। डन है? यस चलो सर। ओके। सिद्धांत तिवारी ऑडियो ऑन करके बोल, क्या बोल रहा है? इफ इक्वल मोल्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए पीबी। फिर से बोल, क्या बोल रहा है? इधर मोल्स, दोनों के मोल्स इक्वल हो गए। अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन 0.5 आएगा, तो एक्स से भी 0.5, एक्स बी भी 0.5, बस वो वैल्यू पुट कर दो। अब अगर मान लो दोनों के पार्शियल प्रेशर, दोनों के पी नॉट ए और पी नॉट बी भी सेम है, तो टोटल प्रेशर तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो अलग अलग है तो उसके हिसाब से आएगा। जरूरी थोड़ी है कि मोल फ्रैक्शन सेम होगा तो टोटल प्रेशर जो उसके बराबर आएगा, क्यों आएगा? बस एक्स से और एक्स बी जो 0.5 हो जाएगा। डन है? चलो ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रुक जाओ, छापो इसको और जिसको तकलीफ है पूछो। चलो ठीक है, सबने छाप लिया? और किसी का कोई डाउट नहीं है? सिद्धांत मैं उसका क्वेश्चन का एग्जांपल ही दे रहा हूं एक। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोलता है a mixture of CCl4 and C6H6. C6H6 is benzene, CCl4 is carbon tetrachloride. बोलता क्या है? A mixture of CCl4 and C6H6 has mass 70
7 ग्राम एंड and 38 ग्राम in liquid phase respectively। ठीक है, बोलता क्या है कि एक मिक्सचर है CCl4 और C6H6 का, जिसमें CCl4 जो है वो 77 ग्राम है और C6H6 जो है वो 38 ग्राम है। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बोलता क्या है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको गिवन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। गिवन डेटा आपको ध्यान रखो, नीचे में एक डेटा दिया हुआ है, वो डेटा क्या है, तो आपको दिया है कि P0 CCl4 का जो है वो 300 टॉर है। टॉर एक यूनिट होता है जो आगे पहले भी पढ़े हो, टॉर इज सिंपली इक्वल्स टू आपके पास mmHg, सीधा सीधा मोटा मोटी यही समझो कि 300 टॉर है। आपको यूनिट से अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम यूनिट इस्तेमाल कर सकते हो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो P0 ऑफ CCl4 जो है वो 300 टॉर है और P0 ऑफ बेंजीन जो है C6H6 जो है P0, इसका जो P0 है ये अपने पास है 400 टॉर। ठीक है, ये आपके पास गिवन डेटा है। बोलता क्या है, बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। शुरू हो जाओ, वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन निकाल के मुझे बताओ कितना होगा। कैसे निकालोगे, दोनों के मासेस पता है, दोनों के मोल्स निकालो, दोनों के मोल्स निकाल के दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के इक्वेशन में उसको पुट कर दो, आपके पास आंसर चला आएगा। और जितने लोगों का ये कष्ट है कि भैया अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम हो गया तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, करो सॉल्व। राघवेंद्र ठीक है, दीप ठीक है, आनंद ठीक है, तिवारी गलत है। 39 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 39 ले लो, माय बाय। हाँ ठीक है, 39 ले लो अप्रोक्सीमेटली, मतलब ठीक है, थोड़ा सा आसान हो, मतलब मैं जो चाहता था वही यही चाहता था, लिखते हो 38, 39 ले लो। ठीक है, 39 ले लो, 39 ग्राम ले लो। ठीक है, 38 भी जिन लोगों ने लिया है अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, वैष्णवी गलत है, तिवारी सही है, सही है, कल्याणी सही है। बस थियरी इसका जो लगता है ना, वो पता नहीं क्या बोल रहा है, थियरी समझ में नहीं आता, ऐसे इसके न्यूमेरिकल महा बकवास होते हैं। वैष्णवी ठीक है, कल्याणी ठीक है, रिया गलत है। अच्छा, खुद का एक अकेले का वेपर प्रेशर बता रही है, मैं टोटल पूछ रहा हूँ। रिया अकेले का भी वेपर प्रेशर गलत निकाला है। अकेले का भी वेपर प्रेशर गलत निकाला है। आद्या ठीक है, ये नहीं गलत है, आद्या गलत है। ये थियरी बस देख के लगता है पता नहीं क्या है। ठीक है, चलो ये ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। बिल्कुल एक फर्जी सा फॉर्मूला है, उसको लगाना है, आंसर आना है। ठीक है, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो P0A XA प्लस P0B XB। डन है, वैल्यूज पुट करना शुरू करो। ठीक है, फटाफट से वैल्यूज पुट करना शुरू करो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो P0A कितना है, 300। XA कितना है, तो XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। चलो A मैं मान लेता हूँ CCl4 को और B मान लेता हूँ बेंजीन को। सो मैं XA लिख सकता हूँ सॉल्यूशन फेज में, कितना लिखूं, इसका मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इसका मोल्स कितना होगा, A का मास दिया है 77 डिवाइडेड बाय मोलर मास 154 डिवाइडेड बाय अपने पास 77 अपॉन 154 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 78। ठीक है, 78 अपने पास मोलर मास बेंजीन का। इसको सॉल्व करोगे तो इसको कट कुटा के ये आ जाएगा 0.5। जैसे XA 0.5 आया, तो आप ये भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो कि XA प्लस XB जो होता है, और इसी का इस्तेमाल करो, जीवन में कष्ट नहीं होगा। XA प्लस XB जो है वो क्या होता है, 1 होता है। सो हम XB बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस XA। XA की वैल्यू है 0.5, यहाँ पुट कर दो
तो 1 माइनस 0.5 पुट करोगे तो ये भी 0.5 आ गया। तो x से और x भी पता चल गया, बस ये करो 0.5 पुट प्लस ये p भी अपने पास कितना है, तो भैया p नॉट भी अपने पास कितना दिया है, सो p नॉट भी अपने को दिया हुआ है 400, तो भैया ये 400 टॉर मल्टीप्लाइड बाई अपने को यहाँ पे आ गया xb कितना है 0.5। दोनों को इसको सॉल्व कर लो, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ गया 150, ये अपने पास आ गया 200, ऐड करोगे तो कितना आ गया 350। अच्छा 150 और 200 क्या है, 150 और 200 क्या है, उनके खुद का वेपर प्रेशर, ए का बी का, मतलब उनका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इस चीज को ध्यान रखना, पी नॉट ए एक्स इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट बी एक्स बी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे इस चीज को लिख दे रहा हूँ और इस चीज को हमें ध्यान रखना है बार बार, ठीक है। सो ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, ठीक है। कोई ऐसा जिसको इस कहानी में तकलीफ है, ये क्वेश्चन का ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो पूछ लो भाई, अपन बात कर लेंगे इसमें, बाकी फटाफट से बता दो। यूनिट टॉर ही रहेगा क्योंकि टॉर ही लेके चले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके थ्योरी से क्वेश्चन ही ना आता, इसके थियरी से क्वेश्चन ही ना आता है। नहीं, थियरी से बस तुमको ये याद रखना होगा, डेरिवेशन याद रखना होगा, डेरिवेशन से आता है बोर्ड्स में, डेरिवेशन याद रखना है, पीटी कैसे आ रहा है टोटल, ठीक है। चलो आनंद बोल रहा है क्वेश्चंस कराने के लिए, आनंद बिल्कुल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पर एक थियरी और भी बचा हुआ। हाँ बोलो। इसके थ्योरी से केवल नींद आता है, क्वेश्चन नहीं इसके आता। थियरी से नींद आता है। चलो क्वेश्चंस भी आएंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर बात करेंगे, मजा आएगा थोड़ी देर में। आगे लाइन से क्वेश्चंस है, दिखा दे रहा हूँ, देखो एक झलक देख लो, ठीक है। तो ये झलक दिखा दिया, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो आज का है, क्या आज के लिए बस वो। हाँ, अब टाइम देखते हैं कितना बच पाता है। चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई, वेपर प्रेशर ऑफ ए और बी हमने निकाल दिया। अब हमारे को जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि वेपर में ए और बी कितना है। ध्यान से सुनना, वेपर में ए और बी कितना है हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। हमें ये पता है कि ए और बी लिक्विड में कितना है, एक्स से और एक्स बी से। वेपर में दोनों का खुद का प्रेशर पता है, लेकिन वेपर में दोनों का अमाउंट कितना है हमको नहीं पता। तो वो हम कैसे निकाले, तब हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब उसका इस्तेमाल करते हैं और हेडिंग डालते हैं फटाफट यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर। वेपर में इनका मोल फ्रैक्शन कितना है, याद रखना कि एक्स से और एक्स भी लिखते थे लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, वेपर में कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे वेपर, मुझे एक मिक्सचर है गैस का जिसमें सारे गैस का इंडिविजुअल प्रेशर मुझे पता है, क्या मैं उस केस में मैं किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन नहीं बता सकता? बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? सो मुझे एक चीज तो बाबा डाल्टन बता के गए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अकॉर्डिंग ये कहानी है कि भैया किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है, पीआई जो होता है, वो कितना होता है, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। चलो सो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे x यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि हम x तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं। सो इसलिए मैं इस x के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि PA जो होगा ये होगा YA इंटू PT, और यहाँ PB जो होगा ये हो जाएगा YB इंटू PT। YA और YB क्या है? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन गैसियस फेज है। हमको पता है मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज इनटू टोटल प्रेशर, उस गैस का खुद का प्रेशर होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ PA क्या है, सॉरी YA या YB, और YB means mole fraction of A and B, mole fraction of A और B in गैस फेज। और क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में इसी से सबसे अधिक पूछा जाता है, गैस फेज, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बोलता क्या है कि ए और बी का गैसियस फेज में इनका मोल फ्रैक्शन है, कितना होगा भैया? सो YA बराबर, अब यहाँ YA बराबर हम लिख सकते हैं PA बाई PT, लिख सकते हैं, PT को उठा के इधर भेज दिया। अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हुआ करता था?
हमको याद है ए का पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए इंटू एक्स से हुआ करता था, तो ये हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स से। और टोटल प्रेशर गैस का कितना था, वेपर का कितना था, तो भैया ये था पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, वाई ए के बराबर हो गया। इसी तरीके से यहाँ वाई बी के बराबर क्या लिख सकते हो, सो वाई बी के बराबर सेम कहानी चलेगा, यही वाली लॉजिक कि भैया यहाँ जो वाई बी होगी, यहाँ जो वाई बी होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पी बी अपॉन पी टी के बराबर होगा वाई बी। ठीक है, सो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी नॉट पी नॉट बी पी नॉट ए, नीचे वाली क्वांटिटी तो सेम ही रहने वाली है एक्स से, टोटल प्रेशर सेम है, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, सो ये किस में आया, वाई और वाई बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी किस में है, गैसियस फेज में है, किसमें है, वेपर में है। और अभी भी दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ चेक कर लो, वाई ए प्लस वाई बी क्या होगा, 1 होगा। तो आप किसी एक को निकाल लो तो आप दूसरा लिख सकते हो, चाहो तो ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो कि वाई ए प्लस वाई बी जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सो आपके पास गैसियस फेज में भी जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो 1 होगा, और दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये हमको पता है। सो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आगे दे सकता है बनाने के लिए, और यही टॉपिक है जिससे इसके रॉल्स लॉ के रिगार्डिंग थोड़े क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे अच्छे। अब इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस पे मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फटाफट छापो और फिर अब अपन आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो। एक बार प्रीवियस स्लाइड ओपन करिए। इसको छापो पहले, मैं प्रीवियस करता हूँ, इसको छापो, बहुत लोग छाप रहे होंगे, रुक जा। किसी को इसमें तकलीफ है तो पूछ लो। चलो ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई थियोरी की। लो पीछे वाला स्लाइड ओपन कर दिया, बोलो तिवारी क्या हो गया, इससे भी पहले वाला बोलो। कुछ लिखना था, लिखो लिखो वो जल्दी कुछ नहीं लिखा। लिखो लिखो। हो गया सर। चलो तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, इस पे भी बाद में आएंगे। इस क्वेश्चन को देखो, 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले बोला है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल प्रेशर। देखो इस क्वेश्चन को, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पूछा है। ठीक है, इसको ध्यान दो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हमको पता है पीटी का फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन में बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब वाई ए और वाई बी कितना होगा। 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो हमको क्या क्या डेटा गिवन है, ध्यान दो डेटा पे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वेपर प्रेशर जो रहेगा वो सेम रहने वाला, बदलने वाला नहीं है, इसलिए टेम्परेचर देता है, क्योंकि हमको पता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं है जीवन में। बोलता क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 इज 200 mm एंड 415 mm। इसका मतलब है कि दोनों का खुद का प्रेशर दिया है। डाइक्लोरोमीथेन का कितना है, मतलब पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज 200, पी नॉट ऑफ पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज 415, क्लोरोफॉर्म इज 200, दोनों का पी नॉट दे दिया। टोटल वेपर प्रेशर पूछा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन गैसियस स्टेट पूछा या वेपर फेज पूछा है। इस क्वेश्चन में ठीक है मतलब कैलकुलेशन टफ हो सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा मेहनत करने वाला हो सकता है, पर कॉन्सेप्चुअली अगर तुमको लगता है टफ है तो बता दो। आपको चाहिए कि आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन चाहिए, दोनों का प्योर फॉर्म में दिया है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, देखो दोनों का मास दिया है। बोलता क्या है, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ
क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। दोनों का मास पता तो दोनों का मोल्स पता, दोनों का मोल्स पता तो दोनों का मोल फ्रैक्शन पता, दोनों का मोल फ्रैक्शन पता, दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर पता तो दोनों का टोटल प्रेशर पता, दोनों का टोटल प्रेशर पता तो दोनों का खुद का प्रेशर, खुद का मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज पता। बस खटाखट फॉर्मूला, झटाझट आंसर निकालो, शुरू हो जाओ। थोड़ा मेहनत है, कम ये कैलकुलेशन है, पर यही करना है आपके केमिस्ट्री में, यही है ही फिजिकल। अब की बात शुरू हो जाओ, करो। और किसी को लगता है कि हमको सॉल्व नहीं होगा तो बता दो, और जल्दी जल्दी करो। कितनों को लगता है कि सॉल्व नहीं होगा? कितनों को लगता है ये नहीं होगा, मेरे से नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा उल्टा पूछता हूँ, कितनों को लगता है कि हम कर लेंगे? टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है, लेकिन हम कर लेंगे। बहुत लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है। तिवारी, रविशंकर, रिया, सिद्धांत। तिवारी नहीं होगा सॉल्व? ओजस्वी, चलो ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना। लगे कि सॉल्व नहीं होगा तो डेफिनेटली पूछ लेना, लेकिन घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है? ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। नहीं होगा तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस किए जाएं, थोड़े ऑब्जेक्टिव किए जाएं। ये सब्जेक्टिव है पूरी तरीके से, ठीक है। चलो सो लिख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लेना आराम से। अगला क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं 1 मिनट बाद में हेल्प कर दूंगा, पर पढ़ो, खुद से सोचो कि क्या अप्रोच लगने वाला। पढ़ो इस क्वेश्चन को। हो सकता है कि ऑप्शन चेकिंग हो। किसको किसको लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। राघवेंद्र सही है, दीप सही है, आनंद गलत है। दो लोगों के आंसर आए, बाकी जनता गायब है। वैष्णवी सही है, वेरी गुड। निधि गलत है।
वैसे आंसर मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा, बट आइडिया है कि हाँ ठीक है कौन सा सही हो सकता है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। बोलो निधि। ठीक है, देखो आनंद ठीक है, मीनू ठीक है, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि भैया पी टोटल जो है वो 120 माइनस 75 XB है, बताओ ए और बी का प्रेशर कितना रहा होगा प्योर, मतलब पी नॉट ए पी नॉट बी बताना है। अच्छा इक्वेशन को ध्यान दो, तो इक्वेशन में गौर से देखोगे तो आपको पी टोटल XB के टर्म में दिया है, तो हम XB के टर्म में क्या नहीं लिख सकते हैं, पी टोटल लिख सकते हैं यार, हमको पता है XB के टर्म में लिखना, कैसे लिखेंगे, चलो पीटी तो हमको पता है, पीटी क्या होता है, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, ये याद रख सकते हैं ना, इसमें तो रट्टा नहीं मारना। बाकी ए बी के टर्म में मैं कभी नहीं बोलता कि तुम याद रखो, कभी नहीं बोल रहा कि याद रखो, ठीक है, बाकी मतलब लोग याद रखते हैं पर मैं कभी नहीं बोलता, ठीक है कि याद रखो। चलो सो यहाँ एक्स ए और एक्स बी के बीच में रिलेशन क्या है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है अपने को 1 होता है, सो यहाँ से हमको पता है कि एक्स बी जो होगा वो 1 माइनस एक्स ए होगा, ये तो हमको पता है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। तो हम क्या कर सॉरी एक्स बी के फॉर्म में दिया तो एक्स ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो एक्स ए किसके बराबर होगा 1 माइनस एक्स बी के बराबर, डन है क्या, सो बस एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पुट कर दो, ठीक है, चलो पुट करते हैं इसमें। सो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, चलो तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन बन के आएगी, दैट इज पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू, उस समय भी बनाया था ये इक्वेशन, एक्स बी इंटू थोड़ा ध्यान दोगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि निधि का आंसर सही था, ठीक है, चलो सो बोलता क्या है, यही क्वेश्चन बनेगा ना, देखो ए और बी चेक करना कि सही जगह पुट किया है ना इक्वेशन में, हाँ ठीक है, सो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है, चलो इसको ध्यान दो। सो अब हमको एक चीज दिख रहा है कि पी नॉट ए की जगह पे तो 120 है, डन है, और पी नॉट ये जो 75 है, इस 75 के जगह पे पी नॉट बी माइनस पी नॉट सॉरी माइनस 75 की जगह पे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए है, ठीक है, चलो माइनस 75 की जगह पे क्या है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो पी ए तो क्लियर हो गया कि पी नॉट ए जो होगा वो 120 होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस माइनस 75 की जगह पे इसको पुट करके देखोगे तो क्या आ रहा है पी नॉट बी, सो माइनस 75 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इक्वल्स टू माइनस 75, ठीक है, तो इस माइनस 75 को सॉर्ट करो तो देखो तो कितना आ रहा है 45 आ रहा है या 100 कितना आ रहा है 195 45 ही आएगा शायद, ये छोटा ये बड़ा, ठीक है, तो पी नॉट बी माइनस 120 इक्वल्स टू माइनस 75, सो पी नॉट बी इक्वल्स टू 45, डन है, तो ये अपने पास कौन सा आंसर आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, डन है। हो सकता है कि ये गलती हो जाए, मतलब ये माइनस और प्लस वाला, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करोगे सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो बता दो कि ये सॉल्व नहीं हुआ, समझ नहीं आया, कोई भी ऐसा है, डन है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल निधि करो इसको सॉल्व। बोलता क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, ठीक है, ए का बता दिया 0.4 है, पी नॉट ए दे दिया, पी नॉट बी दे दिया, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा है, सीधे फॉर्मूला लगाओ खटाक से आंसर आएगा, सीधे फॉर्मूला वाई ए का फॉर्मूला लगाओ, सीधे आंसर आपके हाथ में, करो सॉल्व फटाक से, आंसर मुझसे मत पूछना, मेरे को याद नहीं है, सॉल्व कर लो, आंसर भेज सकते हो बट मेरे को याद नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ पहले से।
ठीक है, भेजो आंसर। ठीक है राघवेंद्र, सही है। दीप सही है। सीधे फॉर्मूला लगाना है, जल्दी लगाओ, टाइम बहुत कम है। आनंद ठीक है, शिवम ठीक है, आद्या ठीक है, वैष्णवी ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, जेईई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ। कल्याणी गड़बड़ है। फॉर्मूला क्या लगेगा? वाई ये पूछा है तो पी नॉट ए एक्स से डिवाइड बाई पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आदर्श ठीक है। चलो तो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं अपन, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमको दिख रहा है कि वेपर फेज में पूछा है मोल फ्रैक्शन ए का, वाई ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस सॉरी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वैल्यूज पुट करना शुरू करो। ये पुट करोगे तो ये हो गया 100 इंटू 0.4, इसको डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.4, और दूसरा कितना हो जाएगा तो 200 इंटू 0.6। क्यों भैया? एक का मोल फ्रैक्शन अगर ए जो है वो 0.4 है तो बी कितना होगा अपने पास? 0.6 होगा। अब वो ऑब्वियस है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बी का कितना होगा? 6 होगा, 0.6 होगा। तो 100 इंटू 0.4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? तो इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 0.25, ठीक है, चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं कल्याणी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, घर पे कर लेना। देखो और लगे कि नहीं समझ में आएगा, नहीं सॉल्व होगा तो पूछ लो, देख लो, इसको पढ़ लो एक बार। डिस्टिलेट का मतलब होता है वेपर फेज में। डिस्टिलेट दैट इज वेपर फेज। वेपर फेज में पूछा है तुमसे, सीधा बात ये समझो, मतलब जो भी है बट सीधा बात ये समझो कि वेपर फेज में तुमसे पूछा है। हो जाएगा क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है ये नहीं होगा? दोनों का मोल्स दिया है, दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर दिया है, बोला है वेपर फेज में क्या होगा, सीधे फॉर्मूला ठोको, आंसर हो आ जाएगा। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को, और लगे कि बहुत जादू हो जाएगा तो पूछ लो क्वेश्चन। अगर लगता हो कि क्वेश्चन देख के कि भैया हमारे लिए तो बहुत जादू है, तो फटाक से पूछो कि कैसे सॉल्व होगा। देखो इस क्वेश्चन को, कोई ऐसा जिसको लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? क्या दिया है? इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल का मिक्सचर है, दोनों का वेपर, एक का वेपर प्रेशर दिया है, सॉरी टोटल वेपर प्रेशर दिया है 290, मिक्सचर का 290 है, प्रोपाइल अल्कोहल का 200 है, और मोल फ्रैक्शन जो है इथाइल अल्कोहल का 0.6 है। दूसरे वाले का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पूछा है। मतलब आपको पीटी पता, एक्स ए पता, एक्स बी पता, पी नॉट ए पता, पी नॉट बी नहीं बता सकते हो। इससे फर्जी क्वेश्चन क्या होगा? देख लो, किसी को लगता है कि भैया नहीं होगा सॉल्व तो बता दो मेरे को, हो जाएगा। सॉल्व करो, पता नहीं आंसर नहीं याद है मेरे को, सॉल्व करके देखो क्या है। चलो ठीक है, तो कर लेना आराम से घर पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल कैलकुलेटिव है,
पर कुछ है नहीं, ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी है रिगार्डिंग वेपर प्रेशर, कब, जब लिक्विड लिक्विड को मिक्स किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर सॉलिड को मिक्स कर देता तो क्या फर्क पड़ता। सॉलिड वाले से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो है एक टाइप का क्वेश्चन है जिसको जेई ने बार बार रिपीट किया है, ठीक है। सो उस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो फिर उसके आगे की कहानी पे बात करेंगे, आगे कहानी कैसी होती है, क्या होती है। तो ये एक मेजर पार्ट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद फिर अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक काम आपको जो करना है, ये इसके बाद बिल्कुल थियरी पढ़ना है। थियरी में आपको पढ़ना है, सुन लो मेरी बात, जो आप आराम से घर पे जाके पढ़ोगे, इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जाके घर पे थोड़ा पढ़ना। उसके बाद एजियोट्रॉप्स करके एक टॉपिक होगा, उसको पढ़ना। उसके बाद आपके पास टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसको पढ़ना है, रीडिंग डाल लेना कम से कम। ये सारे ऐसे हैं जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस नाम मात्र के आते हैं, लेकिन हाँ इनको पढ़ लेना, बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगले क्लास में इन टॉपिक्स को अपन टच करेंगे, सॉलिड प्लस लिक्विड के मिक्सचर के बाद, ठीक है। सो आज की सभा को हम यहीं पे विराम लगाते हैं। हाँ एनसीईआरटी से, ठीक है, ठीक है दीप, मैं डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, मैं अभी डाल दे रहा हूँ, मैं 10 मिनट के अंदर तुम्हारा नोट्स अपलोड हो जाएगा, ठीक है। शुरू, हाँ बिल्कुल नोट्स अपलोड हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। सो ये आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आया है, कहीं कोई चीज लगता है कि जादू हो गया, कोई चीज बच गया, तो पूछो। अब आराम से मुक्त बैठे हुए, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आएगा?